चलो जी, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है जी। ये हम आज शुरू करने वाले हैं। पहले एक बात देख लेते हैं, आपके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, बेसिकली हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके आपके ओपन, आपके एलिफेटिक एलिफेटिक और दूसरे होते हैं आपके एरोमेटिक, ठीक है जी। एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक पहले एलिफेटिक पे आते हैं। एलिफेटिक बेसिकली आपके स्ट्रेट चेन ओपन चेन वाले होते हैं। ओपन चेन वाले होते हैं। ओपन चेन में वो नॉर्मल नियो आइसो कुछ भी हो सकता है। और ये दो तरीके के होते हैं, आपको पता है। एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं आपके अनसैचुरेटेड। तो जब मैं सैचुरेटेड की बात करता हूँ तो तब मैं एल्केन की बात करता हूँ, और जब मैं अनसैचुरेटेड की बात करता हूँ तब मैं बात कर रहा होता हूँ एल्कीन और एल्काइन के बारे में मैं बात कर रहा होता हूँ। तो जब मैं एरोमेटिक वाले पे आता हूँ, बेसिकली ये क्या होते हैं, आपके रिंग स्ट्रक्चर वाले होते हैं या क्लोज टाइप होते हैं, ठीक है जी। और क्लोज टाइप होते हैं। और जब मैं इनकी बात करता हूँ तो इनमें मैं बेसिकली डिस्कस करता हूँ बेंजीन और बेंजीन के। बेंजीन हो गया है। अब एलिफेटिक वाले भी, एरोमेटिक वाले भी दो तरीके के होते हैं। ये भी दो तरीके के होते हैं। एलिफेटिक एरोमेटिक जो हो गया रिंग क्लोजिंग, ये भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं आपके, एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक, एक होते हैं आपके हेट्रोसाइक्लिक और दूसरे होते हैं आपके, एक होते हैं आपके हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक और दूसरे होते हैं आपके होमोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक। तो मैं होमो, हमारा मतलब कंसर्न होमोसाइक्लिक से है। अगर जब मैं जैसे बेसिकली हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में तो होमोसाइक्लिक ही आते हैं, तो हम होमोसाइक्लिक पे बात करने वाले हैं। होमोसाइक्लिक में आपके पास बेंजीन आते हैं और उसके जो बेंजीन और बेंजीन के फैमिली के जो डेरिवेटिव है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव की बात करता हूं मैं। जब मैं हेट्रोसाइक्लिक की बात करूंगा तो देखो, जैसे होमोसाइक्लिक में आपके पास रिंग में कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे, और हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक आपका कोई तीसरा एटम भी हो सकता है। वो नाइट्रोजन हो सकता है, वो ऑक्सीजन हो सकता है, वो सल्फर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल इस वाले पोर्शन पे तो हम बात कर चुके थे। इस बार पे एरोमेटिक वाले रिंग टाइप या क्लोज टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, दो तरीके के होते हैं, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं रिंग के फॉर्म में। हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोई तीसरा एटम भी हो सकता है, या चौथा एटम भी हो सकता है। तीसरा एटम जनरली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आपके सल्फर ये कंटेनिंग होते हैं। अब हम होमोसाइक्लिक पे आएंगे अगर आपका, तो हमको इधर डिस्कस करना है, ठीक है जी। तो हमको आज को यही डिस्कस करना है। अब आपके पास लैब में एक सवाल देते हैं, हम लैब में भी पढ़ाते हैं इस बात को, ये लैब में भी पढ़ते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है एरोमेटिक और एलिफेटिक के पास, एरोमेटिक और एलिफेटिक के पास। मान लीजिए आपके पास ये कोई कंपाउंड है, ये कोई एक्स कोई कंपाउंड है, आपको ये एक्स कंपाउंड दिया, एक्स ये कंपाउंड दिया, आपको नहीं पता कि ये कंपाउंड क्या है, आप नहीं जानते हैं। आपको मैंने डब्बे से निकाला और मैंने ये नहीं बताया कि ये क्या है। तो बेसिकली जो आप प्राइमरी टेस्ट करते हैं, प्राइमरी टेस्ट ये कहते हैं, आप फ्लेम टेस्ट के थ्रू जाते हैं। आप कहते हैं कि भाई क्या आप क्या करते हैं, थोड़ा सा कंपाउंड लेते हैं और उसे जलाते हैं, बर्नर फ्लेम पे जलाते हैं। मतलब आपने कंपाउंड लिया, आपने और उस कंपाउंड को आप जलाते हैं, और अगर आपने वो कंपाउंड जला और अगर वो कंपाउंड आपका ब्लैक फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है, ब्लैक फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया है कि कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। और अगर ब्लैक फ्लेम, आपको फ्लेम में फ्यूम नहीं मिल रही है, अगर काले धुएं के साथ अगर कोई चीज जल रही है, तो इसका मतलब क्या है बेसिकली कि वो कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। और अगर कोई चीज आपके ब्लैक फ्लेम के साथ नहीं जलेगी, हो सकता है कि नहीं जलेगी ब्लैक फ्लेम के साथ, ये पॉसिबल है, तो हम ये कह लेते हैं प्राइमरी। प्राइमरी इंडिकेशन ये है कि अगर कोई चीज ब्लैक फ्लेम के साथ, ब्लैक फ्यूम के साथ बर्न हो रही है, इट मींस ये है कि वो जो कंपाउंड है आपका वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक है वो। सिंपली मैं ये कहूंगा कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है। हाँ, ये प्राइमरी टेस्ट है।
अब उसके बाद इसका कंफर्मेटिव टेस्ट के लिए आप सेकेंडरी टेस्ट मतलब और टेस्ट करते जाते हैं, वो आगे हम वो उससे हमें मतलब नहीं है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एलिफेटिक और एरोमेटिक के कुछ डिफरेंस बताए। मैंने बेसिक अंतर ये बताया कि आपको नहीं पता है, आपको सच में नहीं पता है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। आप क्या करते हैं, उस कलर को उठाते हैं और उस कंपाउंड को उठाते हैं और उसको उसको बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं। अगर वो ब्लैक फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है, इसका मतलब वो कंपाउंड मे बी एरोमेटिक। मैं कंफर्मेटिव तब भी नहीं कह रहा हूं कि वो श्योरली एरोमेटिक होगा, मे बी एरोमेटिक। अब हम बात करते हैं कि दूसरा ये सवाल आता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि एरोमेटिक, बड़ा सवाल ये उठता है यहाँ पे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड आपके ब्लैक फ्लेम के साथ बर्न होता है। व्हाई इट हैपेंस एरोमेटिक कंपाउंड। अगर मैंने एक कंपाउंड उठाया मैंने एक एलिफेटिक कंपाउंड उठाया, CH4 है मेरे पास, और मेरे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड, बहुत सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड उठाया मैंने, C6H6 की बात कर रहा हूँ। अगर मैं मेरे पास बेंजीन है, मेरे पास CH4 है, मेरे पास क्या है, बेंजीन है मेरे पास। इसका नाम मेथेन है, इसका नाम बेंजीन है, सब जानते हैं। ये सबसे छोटा, ये मतलब ये क्या है, ये अपने अपने परिवार के सबसे छोटे लोग हैं, सबसे छोटे लोग हैं। हमने वहीं से स्टार्ट किया। अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो अगर आपसे पूछूं मेथेन में, आप कहेंगे कि एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, मतलब 1:4 है। रेशियो कितना है, 1:4 है, जिसमें कार्बन 1 है और 4 क्या है, हाइड्रोजन है। 1:4। अगर मैं आपको पूछूं बेंजीन में अगर आपको कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो बताना होगा तो आप 6:6 कहेंगे। आप कहेंगे कि 6:6 है, मतलब, या फिर आपको इसको काट के आप वैसे भी कह सकते हैं 1:1 है, मतलब दोनों को काट के आप ये भी कह सकते हैं कि 1:1 है। तो इसका मतलब हो गया है कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है एरोमेटिक है, कोई कंपाउंड, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है एलिफेटिक कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर मुझे इनमें कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो वो आपको बताना होगा, तो मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे सकता हूँ कि आपका एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो जो होगा वो किस में ज्यादा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो ज्यादा होगा। और किसी चीज में अगर कार्बन ज्यादा होगा तो वो धुएं के साथ जलेगा। ये तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं। ब्लैक फ्लेम में काला धुएं के साथ वो चीज क्या होने वाली है, जलने वाली है। तो रीजन क्या है, रीजन ये है यहाँ पे कि आपके पास ये क्या कहते हैं उसको, एरोमेटिक कंपाउंड ब्लैक फ्लेम के साथ इसलिए जलते हैं। तो यहाँ पे हो गया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक एक करके आपको कुछ पॉइंट डिफरेंस, की पॉइंट डिफरेंस बताने हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड के बीच का। कुछ की डिफरेंस मुझे आपको समझाना है कि कब कंपाउंड एलिफेटिक होगा और कब कंपाउंड मेरा एरोमेटिक होगा, उनके बीच का मुझे की डिफरेंस बताना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है जी, तो आओ तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट वाइज में डिस्कस करने वाला हूँ, पहला पॉइंट तो ये है कि जो कंपाउंड आपके क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, वो कंपाउंड किसके साथ जलते हैं, ब्लैक ब्लैक फ्लेम के साथ जलते हैं। किसके साथ जलते हैं, ब्लैक फ्लेम के साथ जलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और ब्लैक फ्लेम के साथ क्यों जलते हैं, इसका भी मैंने आपको रीजन दिया था। उसका रीजन मैंने आपको क्या बताया था कि इनमें कार्बन और जो हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, मोर होता है, मतलब ज्यादा होता है। अगर आप किसी भी और, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो नॉर्मली एरोमेटिक कंपाउंड की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो ब्लैक फ्लेम के साथ क्या होते हैं, जलते हैं। दूसरी बात ये हो गया है कि दूसरी बात जो हो गया है कि एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है, एरोमेटिक जो कंपाउंड है वो एरोमेटिसिटी शो करता है। क्या शो करता है, एरोमेटिसिटी शो करता है, एरोमेटिसिटी शो करता है। ये हमको जीओसी में भी पढ़ना था, खैर मैं यहीं पे बता देता हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो करता है। और कोई भी कंपाउंड जो क्या होगा, एरोमेटिसिटी शो करेगा। एरोमेटिसिटी किसके किससे बताते हैं हम, हक्कल रूल से बताते हैं, हक्कल रूल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल आ सकता है। हक्कल रूल, क्या कहा मैंने, हक्कल रूल, हक्कल रूल। चलो जी, हक्कल रूल ये कहता है कि अगर कोई भी कंपाउंड अगर 4n+2 सिस्टम होगा, 4n+2 सिस्टम होगा, तो वो कंपाउंड वो आपका एरोमेटिक होगा। अगर वो
देखो तीन तरीके के कंपाउंड होते हैं, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एंटी एरोमेटिक, और तीसरा होता है होमो एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी पे मैं अलग से एक क्लास बढ़ा सकता हूँ, खैर बहुत लेंथी डिस्कशन हो जाएगा। फिलहाल मुझे सिर्फ इतना ही बताना, एरोमेटिक कंपाउंड तीन तरीके, मतलब कंपाउंड एरोमेटिसिटी के बेस पे तीन तरीके से, हकल कहता है कि कंपाउंड तीन तरीके के होंगे। कौन कौन से होंगे? एरोमेटिक हो सकता है, एंटी एरोमेटिक हो सकता है, और होमो एरोमेटिक हो सकता है। और हकल कहता है कि जो कंपाउंड 4n+2 रूल को शो करेंगे वो क्या होंगे आपके यहाँ, वो क्या होंगे आपके आपके क्या होंगे, वो एरोमेटिक कहलाते हैं। ठीक है जी, वो एरोमेटिक होते हैं। अब आपके पास अगर मैं बेंजीन का केस लेता हूं, बेंजीन बेंजीन होता, अच्छा देखो, एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड के पास तीन चार कंडीशन, किसी भी कंपाउंड का एरोमेटिक होने के लिए तीन कंडीशन उसको फॉलो करनी चाहिए। एक तो फॉर कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी के लिए तीन कंडीशन है। पहला तो कंपाउंड क्या शो करे, एरोमेटिसिटी शो करे, क्या करे, एरोमेटिसिटी शो करे, क्या करे, एरोमेटिसिटी शो करे। अच्छा सॉरी, कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए तीन रूल है। पहला रूल जो है कि कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो करे, किसको फॉलो करे, हक्कल रूल को फॉलो करे। और हक्कल रूल अभी क्या है, 4n+2 रूल है। दूसरा क्या हो गया है, कंपाउंड 4n+2 रूल को फॉलो करना चाहिए। एक बात, कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। और तीसरी बात, तीसरी ध्यान ध्यान दो, एक तो हो गया है हकल रूल को फॉलो करे, कंपाउंड प्लेनर हो, और तीसरी बात क्या हो कि कंपाउंड कैसा हो आपका, कंजुगेटेड सिस्टम हो, कंजुगेटेड सिस्टम हो, कैसा हो। सर वीडियो पॉज हो गई। है बेंजीन के बारे में, पहला पॉइंट लिखा है मैंने कि बेंजीन भाई काले धुएं के साथ जलता है। और काले धुएं के साथ क्यों जलता है, क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या होता है, ज्यादा होता है। एक बात दूसरी बात, मैंने आपको कहा कि वो एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक कह ही रहे हैं तो एरोमेटिक होगा तो कंपाउंड क्या होना चाहिए, एरोमेटिसिटी शो करे। एरोमेटिसिटी शो करने के तीन कंडीशन है, हकल को फॉलो करे, प्लेनर हो, और कंजुगेटेड सिस्टम हो। तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट हकल रूल। अच्छा, सबसे पहले मैं कंजुगेटेड सिस्टम की बात करूं। अगर मैं आपको कहूं मैंने एक बेंजीन बना दिया, लो इधर ध्यान से देखो, पहले इधर ध्यान से देखो, कंजुगेटेड का मतलब क्या है। अगर ये हो गया आपका, ये दिस सिस्टम इज अ कंजुगेटेड सिस्टम, दिस सिस्टम इज अ कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड का मतलब हो गया है आपका अल्टरनेट, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, मतलब एक सिंगल बॉन्ड होगा और एक सिंगल बॉन्ड के बाद फिर डबल बॉन्ड होगा। चलो मान लो ये एक पोजीशन है, 2 3 4 5 और 6, ये कार्बन की पोजीशन है। देख इधर देखो, एक और दो के बीच में क्या है, बॉन्ड है। फिर आपके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है। फिर आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। एंड अगेन आपके पास क्या चल रहा है, सिंगल है, डबल है, फिर क्या है, सिंगल है, और फिर क्या है, डबल है, और फिर आपके पास क्या है, सिंगल है। तो देखो, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल। तो ये कंपाउंड का एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। ये कैसा सब सिस्टम है, कंजुगेटेड सिस्टम। इसको कैसा सिस्टम कहेंगे हम, कंजुगेटेड सिस्टम कहेंगे। कैसा सिस्टम कहेंगे, कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड का मतलब हो गया है एक सिंगल एक डबल बॉन्ड। तो बेसिकली कंजुगेटेड का तो ये मतलब होता है, क्योंकि ये सिंगल डबल बॉन्ड, ये अंदर ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, उन इलेक्ट्रॉनों के क्या होना चाहिए, उन इलेक्ट्रॉनों को घूमना चाहिए। तो द सिस्टम इज ए कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड क्यों है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। अब मैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एरोमेटिक ही कंपाउंड कंजुगेशन को शो करेंगे, ये कोई कंडीशन नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये अगर आपसे कोई कहे कि सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड ही कंजुगेशन शो करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको कहूं, मेरे पास एक एग्जांपल है, लो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई कंपाउंड ऐसा है, ये क्या है, आपके पास सी 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 सी, मतलब ये तो क्या है, चार कार्बन है, ये ब्यूटीन है। ठीक है, और कितना ब्यूटीन है ये, 1 2 3 4, कितना है भाई बताओ। चलो खैर ब्यूटीन है, ये तो समझ में आ ही रहा है, ये ब्यूटीन है।
अरे 4 कार्बन है, एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, ठीक है जी। अब देखो ये क्या है आपका डबल बॉन्ड, फिर क्या है अतुल सिंगल बॉन्ड, अतुल फिर क्या है डबल बॉन्ड, ठीक है जी। और उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो दिस सिस्टम इज ऑल्सो कंजुगेटेड सिस्टम। ये कैसा सिस्टम है? कंजुगेटेड सिस्टम है। ये कंजुगेटेड सिस्टम है। अब ये कंजुगेटेड है लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। कंजुगेटेड तो वो है, कौन सा वाला, ब्यूटीन के केस में, लेकिन वो कैसा सिस्टम नहीं है? एरोमेटिक। एरोमेटिक क्यों नहीं है? वो एरोमेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि क्योंकि वो प्लेनरिटी शो नहीं करेगा। क्या नहीं शो करेगा? वो दूसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। बेंजीन प्लेनर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? प्लेनर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? प्लेनर मॉलिक्यूल है। लेकिन आपका क्या ये लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। इसीलिए वो क्या नहीं शो करेगा? एरोमेटिसिटी शो नहीं करेगा, ठीक है जी। अब बात समझ में आई आपको? यहाँ पे हो गया है। अब आप अगर देखेंगे यहाँ पे एन की वैल्यू रखो, रखो भाई। एन होता है आपका नंबर ऑफ डबल। अच्छा, अब आते हैं हम, दो बातें समझ में आएंगे आपको। ये देखो ये कैसा सिस्टम है? ये प्लेनर सिस्टम नहीं है, जबकि ये प्लेनर है। किसी सिस्टम का प्लेनर होने का क्या मतलब हो गया है कि वो कहाँ है? वो एक ही प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो देखो यहाँ पे एक आपका अबव द प्लेन होगा और एक अंदर की तरफ जाएगा, मतलब कुछ बैलेंसी कुछ ऐसी, ये इस तरीके से जाएगा, या एक कुछ अबव द प्लेन कुछ बिलो द प्लेन। बताया था ना कार की बैलेंस, चार बैलेंसिंग। ये प्लेनर और नॉन प्लेनर सिस्टम के बारे में हो गया है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब देखो भाई यहाँ पे, अब मैंने आपको कहा हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। दो बातें तो हम समझ गए हैं। हमने कहा कि कोई सिस्टम अगर कंजुगेटेड है तो जरूरी नहीं है कि वो एरोमेटिक होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको बाकी दो कंडीशन में फॉलो करना। अब आता हूं मैं हकल पे। हकल कहता है कि अगर सिस्टम आपका 4n+2 सिस्टम है, 4n+2 सिस्टम है, तो वो सिस्टम कैसा सिस्टम है? एरोमेटिक सिस्टम हो गया है। या फिर इसको ऐसा कहिए 4n+2, जहां पे n की वैल्यू क्या है? n है आपका नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर नंबर ऑफ, इसको कहो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है जी। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड है आपको? 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है। तो कितने हो गए? 4 × 3 + 2 कितना हो गया? 4×3 = 12 2 14 हो गया है। अगर ये वैल्यू आपकी इवन आ रही है तो मतलब सिस्टम कैसा है आपका? एरोमेटिक सिस्टम है। मिस सिस्टम कैसा है आपका? एरोमेटिक सिस्टम है। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपसे, एक और एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हो गया है मेरे पास, ठीक है, जैसे तो ये सिस्टम है मेरे पास, CH डबल बॉन्ड CH और C, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। एक बैलेंसी को एक पॉजिटिव चार्ज हो गया है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? एक। पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? एक ही तो बॉन्ड है। आपको एक पाई बॉन्ड कितना? एक ही तो है भाई, एक हो गया। रख इसमें 4n+2 में रखो, तो 4 × कितना? 1 + 2 कितना हो गया? 6। वैल्यू क्या आ रही है? इवन आ रही है ना। अगर हाँ, अगर कोई, देखो अगर कोई सिस्टम 2n+2 रूल को फॉलो करेगा, देखो अगर 4n+2 रूल को फॉलो करेगा तो वो एरोमेटिक होगा, और 2n+2 रूल को फॉलो करेगा तो एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है जी। ये बात समझ में आई आपको यहाँ पर? जी सर। किसी को कोई समस्या? सर 2n+2 क्या बताया आपने? अच्छा, 2n+2 होगा तो एंटी एंटी एरोमेटिक, और 2n+4 पे, अच्छा 4n+2 पे एरोमेटिक। एरोमेटिक। रुको रुको, कंफ्यूज नहीं करता हूँ मैं, रुको मैं लिख लेता हूँ, कोई समस्या नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है जी। देखो हकल, एक काम करेंगे हम, हकल को बाद में भी पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक। हम हकल को पढ़ाएंगे आपको। एरो में अगर कोई हकल कहता है अगर कोई कंपाउंड 4n+2 रूल को फॉलो करे और 2n+2 रूल को फॉलो करे, जो 4n+2 को फॉलो करेंगे वो कैसे होंगे अतुल भाई? चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
ठीक, चलो आगे बढ़ो। ठीक, अब मैंने आपको अब कुछ कुछ पॉइंट बताए, मैंने आपको कहा, अब मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आपको बेंजीन के बारे में। बेसिकली हम बेंजीन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम किस अभी तो मैंने बेंजीन, हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। और एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में जो मैंने सबसे पहली बात आपको कही कि वो किसके साथ जुड़ते हैं, तीन बातें कर चुका हूं मैं। एक बात कि वो क्या कैसे जलते हैं, ब्लैक फ्लेम के साथ जलते हैं। दूसरी बात वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है। और एरोमेटिक होने की तीन कंडीशन बताई मैंने। एरोमेटिक क्यों होता है? क्योंकि वो हकल रूल को फॉलो करता है। तीसरी बात, वो कैसे मॉलिक्यूल होते हैं? प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं। कैसे मॉलिक्यूल होते हैं? प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है जी, ये बातें हो गई हैं आपके, प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया है। ठीक है जी, ठीक हो गया है। ठीक, अब हो गया है। ठीक, अब बेसिकली बेसिकली एक बात मैंने आपको कहा था, मैंने आपको अतुल जी, मैंने जैसा आपको कहा था कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा और अगर आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, याद कर मेरे भाई, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो कैसी रिएक्शन शो करेगा? सब्स्टिट्यूशन, अभी तक यही पढ़ा है ना। और डबल होगा तो कैसी करेगा? एडिशन शो करेगा। ये बात तो आपको पता ही है। ठीक है जी, अब बेंजीन की बात करूं मैं, बेंजीन में क्या है? डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है? क्या है? बेंजीन के पास सिंगल बॉन्ड भी है ना? और बेंजीन के पास कैसा बॉन्ड भी है? डबल बॉन्ड भी है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि बेंजीन को सब्स्टिट्यूशन भी शो करना चाहिए और बेंजीन भी को क्या क्या भी शो करना चाहिए? एडिशन भी शो कर। यही तो मतलब हुआ। बेंजीन देखो, बेंजीन के पास चॉइस, बेंजीन के पास क्या है? वैसे अगर हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो बेंजीन को क्या क्या शो करना चाहिए? बेंजीन के पास एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करना चाहिए और एडिशन रिएक्शन भी क्या करनी चाहिए? शो करनी चाहिए। पर बेंजीन बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन बेंजीन सो 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 stability stability toward toward एडिशन रिएक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि बेंजीन क्या नहीं करता है? बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता, या दिखाता भी होगा तो बहुत बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में दिखाएगा। तो बेंजीन ज्यादातर क्या शो करता है? बेंजीन प्रिफरली शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन रे भूला? बेंजीन शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन के लिए क्या शो होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन क्या शो करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब तुम मुझसे पूछ सकते थे, वैसे तुमने पूछा नहीं है, तुम मुझसे पूछ सकते थे कि ऐसा क्यों। तो मैंने आपको बताया था, बता भाई, रेजोनेंस बताया था मैंने आपको बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना के दिखाई थी उस रोज। ठीक है जी, ये दोनों बेसिकली क्या होता है? बेंजीन क्या होता है? बेसिकली बेंजीन के जो डबल बॉन्ड है वो क्या होते हैं? वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं। कैसे होते हैं? रेजोनेंस बेंजीन क्या होता है? किसकी वजह से होता है? बेंजीन क्या होता है आपका? बेंजीन बेंजीन इज स्टेबल, बेंजीन इज स्टेबल ड्यू टू किसकी वजह से रे भाई? ड्यू टू किसकी वजह से? बता। रेजोनेंस की वजह से। मैंने कहा था ना आपको, अगर मैं आपसे पूछूं कि देख, अंतर बताता हूं मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास दो मॉलिक्यूल है, मेरे मान ले मेरे पास ये मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास बेंजीन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है जी, तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप रेजोनेंस की वजह से बेंजीन क्या हो जाएगा? मोर स्टेबलाइज हो जाएगा। ये वाला बेसिकली ये प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा, मतलब वो एडिशन ही के लिए ही जाएगा। इसीलिए तो मार्कोव्निकोव, एंटी मार्कोव्निकोव, जो भी रिएक्शन हमने पढ़ी एल्कीन अल्काइन में, इसीलिए तो पढ़ी थी। लेकिन इसका जो डबल बॉन्ड है वो क्या होता है? वो तो अंदर ही अंदर घूमते रहता, ऐसे तो होता है वो। इसीलिए तो ये गोला दिखाता हूं मैं, इसकी वजह से वो मतलब वो टोटल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है वो। मतलब जैसे उसमें है, उसमें तो फिक्स है
तो बेंजीन क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, इसीलिए वो क्या करता है, वो क्या करता है, आप क्या शो करता है मेरे भाई, अरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है जी, बात समझ में आई आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत हो गया रे, समझ में आई? ठीक है जी, जी चलो सर। कितने पॉइंट, 4 पॉइंट, कोई समस्या यहाँ तक? ठीक। हाँ, नहीं सर। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन देगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, अगर आपसे कोई 5वां पॉइंट, अगर आपको कोई पूछे कि बेंजीन, अच्छा अगर एग्जाम में सवाल आया अतुल कि बेंजीन बेंजीन इज स्टेबल स्टेबल टूवर्ड किसके साथ, टूवर्ड किसके साथ है, अगर कॉमा दे दूं मैं तो क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन के लिए तो स्टेबल है ना, और रिएक्टिव किसके लिए है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या है, रिएक्टिव है। और कैसी रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ईएसआर, ईएसआर स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी हम उस पर बात करेंगे। देखो सब्स्टिट्यूशन, मैंने आपको कहा था, या देखो ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेशन, अगर बेंजीन का नाइट्रेशन करना होगा, नाइट्रेशन का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज पे HNO3 की रिएक्शन H2SO4 में, तो नाइट्रोनियम आयन की वजह से होता है NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन बेंजीन के लिए, इन केस ऑफ बेंजीन। हाँ, अगर क्लोरीन हेलोजिनेशन कहूं, मैं क्या कहूं, मैं अगर कहूं कुछ मत बोलो, ठीक, बस क्या रहो, ठीक है रे, सल्फोनेशन। ठीक है जी मोनिका जी, आपको ये समझ में आया, सवाल क्या है, सवाल ये है मोनिका जी, जी आपको सर। दिख रहा है? अच्छा, अगर अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो क्या है, बेंजीन, नाइट्रोनियम आयन, NO2। NO2 पॉजिटिव। समझ में आई बात, ये सवाल बहुत जी बार सर। आता है, बहुत बार जी आता सर। है, ये आगे बताएंगे हम इसको, ठीक है जी, जी। ठीक है। चलो 6 पॉइंट हो गए बेंजीन के बारे में, 7वां पॉइंट लिखो, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, लिखो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, 7वां पॉइंट है, डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस पे। अच्छा, मतलब क्या है इस बात का, 7वां पॉइंट है, हाँ, मैंने कहा 7वां पॉइंट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डू नॉट शो, डू नॉट शो, क्या नहीं दिखाता है राजू, आइसोमेरिज्म। इसका मतलब ये हुआ, मोनोसब्स्टिट्यूटेड का मतलब ये हुआ कि आपके पास बेंजीन है, उसका एक हाइड्रोजन लगा के मान लो आपने कोई भी फंक्शनल ग्रुप एक्स लगा दिया है, ये मोनोसब्स्टिट्यूटेड है। अब मोनोसब्स्टिट्यूटेड का मतलब ये होगा कि मोनोसब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो पैरामेटा नहीं। देखो सवाल इसको ऐसा समझो, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये x है, दूसरी बात ये x यहाँ पे x है, और तीसरी बार आपका x कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो अतुल जी अगर कोई आपसे पूछे ऐसी स्थिति है, तो क्या ये ऑर्थो पैरामेटा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूशन है, एक ही चीज है वो, मतलब ये ऑर्थो पैरामेटा नहीं है, यही मतलब है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मतलब ये सब क्या है, एक ही चीज है। समझ में आई बात, क्योंकि अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूंगा इसके हिसाब से एक, इसके हिसाब से यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा, इस बार यहाँ से स्टार्ट करूंगा, तो वो सब एक ही चीज है। अगर मैं आपसे कहूं, देख इसका नाम भी नाइट्रोबेंजीन है, इसका नाम भी नाइट्रोबेंजीन है, और इसका नाम भी क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, कोई दिक्कत, 6 में से किसी भी पोजीशन पे आपका क्या लग जाए, आपका
किसी भी पॉइंट पे आपका किसी भी कार्बन पे क्या हो जाए, वो क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड ही है, एक ही बात है। और डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, क्या कहा, डाई सब्स्टिट्यूटेड। भाई देख, एमएससी में वाइवा हुआ हमारा, एमएससी में वाइवा हुआ, ये देखो एक बात बताता, एमएससी में वाइवा हो रहा था, प्रैक्टिकल के दौरान हमारी एचओडी मैम ने हमसे एक सवाल पूछा कि इनमें से, मतलब ऐसे ही सवाल था, इनमें से ऑर्थो वाला कौन सा है, सबने इसको बता दिया। मतलब ऑलमोस्ट 90% बच्चों ने ये जवाब दिया। और नंबर पता कितने थे, ये, क्योंकि हमको छोटी छोटी चीजें पता ही नहीं होती है। समझ में आई बात? तो आपको ये बताया, आपको बताया गया है, ठीक है जी। उस दिन मतलब लिटरली मुझे एमएससी में जाके समझ में आया कि भाई इसका ये मतलब है, ठीक है जी। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब अगर मैं आपसे कहूं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो आपको पता ही है ये ऑर्थो है, दिस इज मेटा, ये मेटा है, और ये क्या है आपका, पैरा है। मैंने आपको बता ही रखा है क्या अंतर है ऑर्थो मेटा पैरा में। ऑर्थो मेटा पैरा अंतर बता रखा है, एंगल का अंतर होता है। कितना होता है एंगल ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो में एंगल कितना होता है, 60। बहुत बढ़िया, 60। अरे टोटल ये है 360 का एंगल, 360 का एंगल। तो छह टोटल एटम है, मतलब एक के बीच 60 का एंगल है। तो ये एक और दो पोर्शन के बीच का कितने का एंगल होगा, 60 का एंगल होगा। दो और तीन के बीच कितने का एंगल होगा, 120 का एंगल होगा। 60 120 का एंगल होगा, और यहाँ पे कितने एंगल पे होगा, 180 का एंगल। अरे टोटल 360 का एंगल है, तो दो के बीच का एंगल कितने का होने का है। अरे ये तो पढ़ा चुके थे ना रे। और कितने पे होगा, कितने एंगल पे होगा, 120 ऑर्थो 60 के बाद वो 240, सॉरी। बहुत बढ़िया, क्योंकि हम लोग जोड़ते हैं इन पे 240 पे, 300 पे और 360 पे। अरे हमने, अरे फिर यही तो दिक्कत है तुम लोगों के साथ। ऑर्थो अगर यहाँ पे उसके 180 पे फिर ऑर्थो होगा, ये बोला नहीं था क्या? अब मत बोलना कि मैं उस दिन नहीं था। ऑर्थो पैरामेटा समझ में, ये तो मैं बता चुका हूँ, गुस्सा नहीं करने का होता है। चलो समझ में आई बात, गुस्से की बात नहीं है, रिवीजन की बात है भाई। ये बता चुका, अब ऐसा थोड़ी होगा कि मैं रोज इसी को बताते रह जाऊंगा। लो ये आखिरी बार है, ये आखिरी बार है, ये भाई मैं आपको कह रहा हूं कि दिस इज बेस। जीओसी चल रही है आज, किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड की जीओसी चल रही है। अब आज के बाद नहीं बताऊंगा मैं कि ऑर्थो पैरामेटा क्या होता है, ठीक है जी। बता भाई, नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड इन बेंजीन। अरे 12 सिग्मा होते हैं, 6 पाई होते हैं। अरे भाई ना, ऐसा है ना, लिख बेंजीन में हो। अरे भाई मैंने तेरे को बताया तो था, तू हर बार निराश कर देता है यार। कोई बात नहीं, इधर देख लेते, नहीं भी समझ में आए कोई बात नहीं। कार्बन देख, कार्बन और कार्बन के बीच में 6 सिंगल बॉन्ड है, सिंपल, तो 6 सिग्मा हो गए। कार्बन और कार्बन के बीच में कितने जगह पे देख, देख कार्बन और कार्बन के बीच में 6 सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी कितने हैं, 6 बॉन्ड है। देख देख आपके पास तो तीन, देख सिंपल ऐसे देख, तीन आपके पास क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा हुए हुए। अब तू कहेगा कौन कौन से, 1 2 और 3, 3 सिग्मा हुए, ठीक। पाई कितने हुए इसमें, अच्छा डबल की वजह से पाई होते हैं। और 3 क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल, 1 2 और 3, सिंगल कितने हुए, 3 सिग्मा, ठीक है जी। समझ में आई बात? अब अगर डबल बॉन्ड होगा तो 3, अगर 3 पाए होंगे 3 सिग्मा भी तो होंगे। समझ में आई बात? जी सर। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने हैं, 6, तो कितने 6 सिग्मा, टोटल सिग्मा कितने, 12 सिग्मा और 12। 3। याद कर, मैंने एंथ्रासिन फेनोल्फथालीन सब में निकालना सिखाए थे। तू भूल जाता है यार भाई, तू भूल जाता है।
तू बढ़िया आदमी नहीं है। ये समझ में आया? जी सर। कुछ था? खैर, हाँ, हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसीलिए प्लेनर होगा रे। ठीक है जी, चलो। अब यहाँ पे मैंने आपको बताना है कुछ कुछ नाम, ठीक। अब कुछ कुछ, या तो आप नामों को सीधे समझ, देखो मैं कॉमन नेम बता रहा हूँ आपको, ठीक। कुछ कुछ नाम है, जैसे मेरा नाम सुमित है। अब आप मुझसे पूछोगे कि आपका नाम सुमित क्यों रखा है, इसके पीछे तो कोई मतलब ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है कि इसलिए सुमित रखा है। भाई मर्जी आई हमारी, इसलिए सुमित रख दिया है, ठीक है जी। इसमें मतलब किसी का ऐसा कुछ, चलो इस एक एक करके बताता हूं। इसका नाम है, ये सबसे छोटा भाई है, इसका नाम है बेंजीन। क्या है? बेंजीन, ठीक है भाई। इसका नाम है, इसका नाम है मिथाइल बेंजीन। क्या है? मिथाइल बेंजीन। और आईपीसी मिथाइल बेंजीन है। घर में इसको, कॉमन भाषा में इसको टॉल्वीन कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉल्वीन कहते हैं। अरे, टॉल्वीन कहते हैं, ठीक है जी। समझ में आई बात आपको? ठीक। अगर, हाँ, ये और देखो, पेपर में टॉल्वीन लिखा आएगा तो तब मत बोलना कि क्या क्या क्या, ऐसा तो पहली दफे सुन रहा हूं मैं। अब होता है, एक होता है आपका CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है क्यूमीन। क्या है? क्यूमीन। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट वन। एक एक और बता देता हूँ, डाई सब्स्टिट्यूटेड, इसका नाम है क्या? अतुल दास, इसका नाम क्या है? टॉल्वीन है इसका नाम। हाँ, बेंजीन जब भी बनाओगे अंदर गोला होना चाहिए। गोले का मतलब क्या है? है? हाँ, बॉन्ड घूम रहे हैं, बॉन्ड नहीं घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, रेजोनेंस में है। इसका नाम मिथाइल बेंजीन है, टॉल्वीन है, और अगर इसके साथ हो जाए तो इसका नाम जाइलीन है। क्या है? जाइलीन है। क्या है? जाइलीन। जाइलीन 3 तरीके के होते हैं, देख एक एक करके बता देता हूँ। यह है आपका क्या? ऑर्थो जाइलीन। क्या है? जाइलीन। और कैसा है ये? ऑर्थो। ये अलग नाम है, ये अलग नाम है, ठीक। ठीक। इसका नाम क्या होगा भाई? नाम बता इसका। अरे मेटा हो मेटा। जाएगा, बाइक नहीं है वो, मेटाजाइलिन। और इसका नाम क्या है? दिस इज जाइलिन। तो ये है ही, पर ये कैसा है? पैराजाइलिन, ठीक है जी। कोई समस्या? सॉरी सॉरी सॉरी, इसका नाम स्टाइरीन है। स्टाइरीन है, पॉलीमर में काम आएगा ये। और क्यूमीन इसका नाम है। क्यूमीन इज दिस, क्यूमीन इज दिस। ये आपके पास काम आता है क्यूमीन। एक फेमस सवाल होता था कक्षा 12 में, जिसके लिए हमने बहुत मार खाई थी, कि क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, हाउ यू विल प्रिपेयर फिनॉल। इससे बनाते हैं क्यूमीन से फिनॉल, पढ़ाएंगे हम आपको, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है जी। ठीक। इसका नाम है, इसका नाम है डाइफिनाइल। कभी ये भी दिख सकता है, इसका नाम है डाइफिनाइल, ठीक। इसका नाम तो तुझे पता ही है, बेंजीन। इसका नाम क्या है? इसका नाम नेप्थलीन। याद कर भाई, नहीं बताया था। इसका नाम क्या है? एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। और याद कर, मैंने तुझे पेंथ्रासीन भी बताया था, ठीक है। फिनेप्थलीन भी बताया था मैंने तुझे। चल छोड़, बहुत है, इतना बहुत है, ठीक। ठीक है जी। जी सर। चलो, कुछ नहीं करना है। ग्रुप का नाम पता है? इसका नाम क्या है? ये कौन सा ग्रुप है भाई अतुल? कार्बो। कार्बो। क्या लगाते हैं इसमें प्रीफिक्स? इसका नाम क्या है?
थी मेरी आँखों का रतन। क्या आगे बोल। बाला से जली सीधा। अरे उस एसिटिक एसिड को थोड़ी लिखना था यार भाई। इसका नाम है बेंजोइक एसिड। देख, बेंजीन प्लस ओइक एसिड इज इक्वल टू बेंजोइक एसिड, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या कहोगे आप? क्लोरो को प्रीफिक्स के तरीके से यूज करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। कोई दिक्कत है? देख, देखो, अगर सफिक्स होगा तो वो बाद में आएगा, प्रीफिक्स आएगा तो क्या आएगा? पहले आएगा। अच्छा, बता भाई। नाइट्रो को एज ए सफिक्स एज ए प्रीफिक्स बोलते हैं ना, तो इसीलिए नाइट्रो पहले आएगा। कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई, प्रीफिक्स सफिक्स यही तो कह रहा हूं। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि भाई की कितनी बड़ी कैद हो गई होगी जैसे ना। मतलब ऐसा हो रहा है कि भाई की गाली दे रहा है मेरे को। है क्या है ये? एल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड है इसका नाम। अभी तू ये है कि जो क्लास में जा जाके जोर जोर से चिल्लाएगा कि गुरुजी मेरे को तो ज्यादा आता है, और तुम तो ऐसे भी हो कि तुम तो गुरुजी को भी आजमाओगे, जाके ट्यूशन में पढ़ के गुरुजी को भी आजमाओगे। ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है जी। डाउट्स होते हैं, डाउट्स पूछते हैं, बात नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि तुमने यहाँ पहले ऑर्गेनिक पढ़ लिया तो गुरुजी पढ़ा भी नहीं रहे उससे पहले तुम बोल दे। दैट्स नॉट गुड, ठीक है जी। इतनी सी बात समझ में आई आपको? जी सर। हाँ, अब एक और बात बता देता हूँ आपको बेंजीन के बारे में। हाँ, जो मैंने आपको बताया था, डायरेक्टिंग इफेक्ट, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्टिंग इफेक्ट। और आई होप, होप ही कर सकता हूं मैं, आई होप कि सब क्या होगा, याद होगा तुझे। डायरेक्टिंग इफेक्ट, देख कितनी बड़ी अंग्रेजी लिख रहा हूं मैं आजकल। डायरेक्टिंग इफेक्ट सीख रहा हूं मैं, कोई बात नहीं। डायरेक्टिंग इफेक्ट एंड इट्स कम विद द प्रैक्टिस। बताया था तुझे, इधर देख ले, कोई बात नहीं, भूल भी गया, कोई बात नहीं। डायरेक्टिंग इफेक्ट मैंने फिर से बताना है। ये दो तरीके के ग्रुप होते हैं। कैसे ग्रुप होते हैं? अगर आपके पास एक हो गया है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और एक होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, नाम ही से समझ में आ रहा है। जैसे मैं हूं, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिलहाल क्या कर रहा हूं, डोनेट कर रहा हूं। अब तू क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है तू इस बोर्ड से, कॉपी तो उतार रहा है तू, विड्रॉ ही तो हुआ वो। तो तू कैसा है? अरे हंस ले थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है जी। मजाक की बात ही है। दो तरीके के ग्रुप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, चल बताया एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नाम, बताया भी था तुझे टेबल में। साइनो, सबसे ज्यादा कौन होता है? नाइट, याद कर। साइनो, ये हो गया साइनो। फिर एक और बता दे यार प्लीज। COH, फिर CHO, या और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का नाम बता दे। अरे इधर देख तो ले, एल्काइल ग्रुप, या अरे भाई तुझसे तो ना पूछ, मतलब पता नहीं किस किस बात की दुश्मनी पाल रखी है यार। लो, ये इलेक्ट्रॉन अब सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये, और भी बताया था तुझे, याद कर। ठीक, ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बेसिकली मैं यहाँ पे अगर लिखूं एल्काइल ग्रुप, आपका NH2 ग्रुप, हाँ, NH2 ग्रुप हो गया है, या क्या है इसका नाम, OH हो गया है। हाँ, OH हो गया है, ये हो गया है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले ये कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं।
मतलब ये क्या करते थे, जब देते थे तो ये क्या करते हैं, ऑर्थो या पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते थे, डेंस ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, ये बढ़ाते बड़ा। हैं। ठीक है। और ये क्या करते, ये कैसे वाले ग्रुप होते हैं, ये होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब होता है ये, और ये मेटा पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, मेटा से पे इलेक्ट्रॉन को, मेटा से मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां से खींचते हैं, मेटा से खींचते हैं। बात समझ में आई, ये तो बताया ही था ना पहले, कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। मैंने ये भी बताया था एसिडिटी कैसे बढ़ती, अरे बताया था ना, अरे ये नहीं बताया था अगर तेरे को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। मान ले फिनॉल है, यहाँ पे NO2 है और फिनॉल है, और यहाँ पे मान ले क्या है, कोई है, ये लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन भी डोनेटिंग का काम करेंगे। अब फिनॉल है, और अगर मैं तुझसे पूछूं कि सब इसको एसिडिटी के ऑर्डर में बिठा, सबसे ज्यादा एसिडिक ये है, तब ये है, अब मान ले यहाँ पे CH3, तब ये है ऑर्डर। ठीक है जी। तो यहाँ पे आज हमने खत्म किया इंट्रोडक्शन, और किसका इंट्रोडक्शन खत्म किया हमने, एरोमेटिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन खत्म किया। एक और क्लास लूंगा मैं, जिस क्लास में मैं आपको बेंजीन के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ वो क्लास होगी मंडे को। उसके बाद आपका ये चैप्टर तो हुआ खत्म। इसके बाद हाँ, थोड़ा सा इस चैप्टर पे भी टाइम लगा, पर इस चैप्टर ने आपको एक चीज तो करके दिखाया है। इस चैप्टर ने आपको ये बताया है, ये समझाया है कि